हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। खास करके बात करें तो मेरे भाई, अपन पहले वो टॉपिक पढ़ेंगे साथियों जो आपके पीएसआई में हैं, उनको अपन पहले कवर करेंगे और बाद में साथियों आपके जो आरएस वाले बच जाते हैं उनको अपन बाद में कवर कर लेंगे, क्योंकि साथियों पीएसआई वाला एग्जाम पहले है। और सेम टू सेम मैं अगर बात करूँ तो मेरे भाई, जिस प्रकार से आरपीएससी ने ट्रेंड पकड़ रखा है वैसे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं मेरे भाई। अपन हर टॉपिक वाइज अपन 75 एमसीक्यूज करेंगे, जिससे आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो आज अपने टॉपिक लिया है बजटीय प्रवृत्तियां और साथ ही राजकोषीय नीति के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। 75 एमसीक्यूज है मेरे भाई। ये 75 एमसीक्यूज आप कर लेते हो तो ये टॉपिक बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन होकर बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले तो थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। कोई पैसे लगते नहीं है मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ। तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मेरे को भी दिया करो, जैसे आपको कंटेंट मिल सके, बढ़िया कंटेंट पर मैं काम कर सकूँ। बस इतना सा ही मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, पहला सवाल दे रखा है, राजकोषीय नीति के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। बात करें मेरे भाई, याद रखना, सरकार की प्राप्ति और खर्चों से संबंधित राजकोषीय नीति कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? याद रखना, सरकार की प्राप्ति और खर्चों से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। पहली बात तो ये आ गई। अब बात करें मेरे भाई, जिसके अंदर से 3 प्रमुख घटक शामिल होते हैं, जिसमें से मेन रूप से बात करें तो कर संरचना होती है, दूसरा बजट होता है, और बात करें मेरे भाई इसमें विभिन्न प्रकार के घाटे होते हैं। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। एक डेफिनेशन और लिख लेना मेरे भाई। यहाँ पर से डेफिनेशन क्या लिखोगे? तो डेफिनेशन लिखना मेरे भाई कि सरकार की प्राप्तियों, ठीक है मेरे भाई, सरकार की, या फिर सरकार की प्राप्ति एवं खर्चों, सरकार की प्राप्ति एवं खर्चों से संबंधित नीति को अपन क्या कहते हैं मेरे भाई? नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति कहते हैं। डेफिनेशन में कभी कभार पूछ लेती है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना। इसमें से 3 घटक शामिल होते हैं, कर संरचना, बजट और विभिन्न प्रकार के घाटे इसमें आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। बात करें देखो साथियों इसके बारे में, तो कौन कौन से घटक हैं उसके बारे में बात करें। देखो, निष्पादन बजट में लक्ष्यों के आधार पर मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। ठीक बात आती है मेरे भाई, देखो पहली बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं, शून्य आधारित बजट को सनसेट या फिर कटिंग बजट भी कहा जाता है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, परिमाण बजट को भारत में साथियों 1977-78 में अपनाया गया था। ये बात गलत आती है। परिणाम बजट को मेरे भाई बोले तो आउटकम बजट की शुरुआत होती है 2005 में होती है। कब होती है? 2005 में। तो फिर ये 1977-78 में क्या होता है मेरे भाई? याद रखना, इसको मेन रूप से अगर बात करें तो परफॉर्मेंस बजट होता है वो वहाँ पर से निष्पादित हुआ था, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से कब? 1977-78 में मेरे भाई इसकी शुरुआत होती है, याद रखना है। तो ये बात गलत आती है। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित घाटों और उनके सूत्रों का सही मिलान करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर बात करें देखो, तो राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटे का अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो मेरे भाई याद रखना, राजस्व घाटे के अंदर से जो कुल राजस्व में के अंदर से साथियों कुल राजस्व प्राप्तियों को घटाते हैं, तब अपने पास में क्या आता है? राजस्व घाटा आता है। क्या आता है? कुल राजस्व वे माइनस कुल राजस्व प्राप्तियों को अपन घटाते हैं तो अपने पास में से ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई? ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा किस प्रकार से निकालते हैं? प्रभावी राजस्व घाटा होता है मेरे भाई, वो राजस्व घाटे के अंदर से पूंजीगत परिसंपत्तियों को तो जो सर्जन का अनुदान होता है उसको अपन घटाते हैं। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा? ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटे के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई बहुत बार पूछा जाता है। कुल बजटीय व्यय के अंदर से साथियों ऋणों को छोड़कर कुल बजटीय प्राप्तियों को घटाया जाता है। तो ये इससे मैच करा दो। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, देखो दूसरा दे रखा है कि राजकोषीय घाटा है, इसके अंदर से भुगतान घटा रखा, तो इसको अपन प्राथमिक घाटा कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई, सीधा सीधा पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लगाया हूँ। आप ऑप्शन नंबर ए लगा दो।
नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। बात करें देखो मेरे भाई सबसे पहले तो आपका कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि राजस्व प्राप्तियों से न तो देयता में वृद्धि होती है और न ही परिसंपत्तियों में कमी होती है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि सरकार द्वारा लिया गया ऋण एक राजस्व प्राप्ति है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से सरकार द्वारा लिया गया ऋण देयता बढ़ाता है, इसलिए साथियों पूंजीगत प्राप्ति होती है न कि राजस्व प्राप्ति होती है। ठीक है, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, विनिवेश से प्राप्त राशि पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण है, एकदम बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि राज्यों को दिया गया अनुदान पूंजीगत व्यय में शामिल होता है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, याद रखना, राज्यों को दिया गया अनुदान राजस्व व्यय माना जाता है न कि पूंजीगत व्यय। तो आपका ये भी गलत है, पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है, यदि आय तथा उत्पादन के स्तर में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में कमी होती है तो इस प्रकार के कराधान को क्या कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना, इसको अपन अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा प्रतिगामी कराधान इसको कहा जाता है, याद रखना है। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों, यहाँ पर से जैसे प्रगतिशील कराधान क्या होता है, तो प्रगतिशील कराधान में साथियों आय बढ़ने के साथ में कर की दर भी बढ़ती है, जैसे भारत में आयकर बढ़ता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं आनुपातिक कर प्रणाली के बारे में। आनुपातिक कर प्रणाली के बारे में अगर बात करें तो आनुपातिक कर प्रणाली में आय के प्रत्येक स्तर के लिए कर की दर समान होती है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई मूल्य संवर्धन कर के बारे में, बोलते हो वेट के अंदर से, तो वेट है वस्तु के उत्पादन से बिक्री के विभिन्न चरणों में मूल्यवर्धन पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर होता है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई उपकर अधिभार के बीच मुख्य अंतर क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों, उपकरों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उपकरों पर अतिरिक्त कर होता है, याद रखना है, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य जैसे अपने शिक्षा उपकर से लिया गया जाता है, ठीक है, उसी उद्देश्य के साथ जो खर्च किया जाता है। दूसरा बात करते हैं अधिभार के बारे में, तो अधिभार क्या होता है मेरे भाई, सरकार को अधिक आय प्राप्त करने हेतु वसूला जाता है, याद रखना है। इसे सामान्य खर्चों के उपयोग में लिया जाता है, याद रखना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है वो अपन देखने वाले हैं। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन है वो अनुच्छेद 289A के तहत किया गया है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा कि इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और उसमें केंद्र सरकार का वोट प्रतिशत 2/3 होता है। ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार का वोट होता है वो 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 1/3 है वो केंद्र सरकार का होगा। ऐसे छोटी छोटी गलतियां करवाएगा आपसे। और 2/3 होता है मेरे भाई, ये राज्य सरकार का होता है। ये किसका होता है, राज्य सरकार का आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि जीएसटी परिषद का कोरम है पर गणपूर्ति 50% तथा सभी निर्णय 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं, एकदम ठीक आती है। तो पहला और तीसरा सही है लाला, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित आर्थिक शब्दावलियों और उनके अर्थ का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा जैसे आपके पास में दरखा राजकोषीय तटस्थता। राजकोषीय तटस्थता का अर्थ होता है कि मांग के प्रति उदासीन प्रभाव आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मेन रूप से अगर बात करें देखो साथियों, तो एक में चौथा मिला दो, सरकार के करों एवं व्यय का प्रभाव मांग के प्रति उदासीन होता है, ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं राजकोष से कर्षण के बारे में अगर बात करते हैं, राजकोष से कर्षण के बारे में अगर बात करें तो राजकोष से कर्षण मेन रूप से अगर बात करें तो परगामी कराधानों के आधार पर करादाताओं के आय घटने से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से मेरे भाई कौन सा मैच कराओगे, यहाँ पर से आ जाता है करदाताओं से संबंधित अधिक चौकान, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई राजकोषीय दुष्चक्र के बारे में अगर बात करते हैं, राजकोषीय दुष्चक्र के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई बोल रूप से इसका आपको देखने को मिलेगा
वो मिलेगा ऋण और ब्याज के जाल से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से मेरे भाई कौन सा आएगा, मेन रूप से अगर बात करें तो राजस्व घाटा बढ़ने से सरकार पुनः ऋण लेती है, जिससे ब्याज देनदारियाँ बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा मैच कराओगे, ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई एक ही बचता है, तो सरकार आंतरिक ऋणों पर निर्भर होती है, जिससे निजी उद्यमियों के पास में ऋण की कमी होती है, तो ये इससे मैच करा दूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेरे भाई किसको किया गया है, अरविंद परगड़िया को किया गया, श्री अरविंद परगड़िया को किया गया है, याद रखना। ये पूर्व मेरे भाई उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, ये भी याद रखना है। किसके थे मेरे भाई, ये पूर्व में नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी थे, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं नंद किशोर सिंह, तो मेरे भाई ये कौन थे, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई जैसे डॉक्टर रमेश चंद्र के बारे में बात करें तो डॉक्टर रमेश चंद्र है मेरे भाई, ये 15वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य थे, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं श्री अजय नारायण झा के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये श्री अजय नारायण झा हैं, ये 15वें और 16वें वित्त आयोग के सदस्य हैं, याद रखना है, अध्यक्ष नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों नेक्स्ट सवाल देखा कि संसदीय बजट प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कर लेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो अपन देखने वाले हैं। पहला दे रखा है मेरे भाई कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत संविधान में बजट शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। साथियों अगर बात करें अनुच्छेद 112 में साथियों, तो यहाँ पर से किसका प्रयोग किया गया है, तो याद रखना उसको अपन कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ये याद रखना है, इसका प्रयोग किया गया, बजट का नहीं किया गया, इसको काट दो फिर। दूसरा बात करते हैं विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 114 के तहत भारत की संचित निधि से व्यय की विधिवत अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद में मतदान नहीं किया जा सकता है, केवल चर्चा हो सकती है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं लेखानुदान का प्रभाव आर्टिकल 116 में है, जिसे मिनी बजट कहा जाता है, बात ठीक आती है। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा है कि FRBM एक्ट 2013 और उसके संशोधनों में NK सिंह समिति सहित के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, यहाँ पर से देखो साथियों कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा। पहला देखते हैं FRBM एक्ट का मुख्य उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना और दीर्घकालीन समष्टि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं NK सिंह समिति 2016 ने 2022-23 तक राजकोषीय घाटे को GDP का 2.5 तक लाने का सिफारिश की थी, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं एस्केप क्लाउज के अनुसार विशेष परिस्थितियों में मेरे भाई 0.5% दे रखा है, कितना है 0.5%, नहीं कि 2.5% का विचलन की अनुमति दी जा सकती है। कितने की दी जा सकती है, 0.5 की दी जा सकती है। पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं GST 2.0 की नई प्रस्तावित कर संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। देखो मेरे भाई सबसे पहले अगर बात करें तो GST परिषद की साथियों 56वीं बैठक होती है, जिसमें से साथियों अपन GST 2.0 कह सकते हैं। उसकी नई संरचना के तहत साथियों 3 नई दर तय की गई थी, जिसमें से मानक दर है मेरे भाई वो 18% देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं योग्यता दर मेरे भाई, यहाँ पर से आपको कौन सी देखने को मिलेगी, योग्यता दर 5% देखने को मिलेगी और विशेष दर है वो यहाँ पर से 40% देखने को मिलती है, जो केवल चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती है। ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय इतिहास में ब्लैक बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था और इसका मुख्य कारण क्या था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना बात आती है 1973-74 की, तो 1973-74 में साथियों बजट को ब्लैक बजट कहा गया था। क्यों कहा गया था, क्योंकि साथियों इसमें से लगभग 550 करोड़ रुपए का भारी राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया था, जिसमें से अगर बात करें जो युद्ध, शरणार्थी संकट आ गया, तेल मूल्य वृद्धि जैसी परिस्थितियों के कारण साथियों यहाँ पर से ये वित्तीय दबाव को दर्शाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो मेन रूप से अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 1973-74 को मेरे भाई ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं देखो साथियों 1991 के बारे में,
तो 1991 के अंदर से अगर बात करें तो यहाँ पर से नए मेन रूप से अगर बात करें तो 1991 को अपन बात करें तो मेरे भाई 1991 बजट को एपोकल, कौन सा मेरे भाई याद रखना है, आपको देखने को मिलेगा एपोकल बजट, ठीक है, एपोकल बजट कहा जाता है। याद रखना ये एलपीजी, कौन सा मेरे भाई एलपीजी मॉडल, इसको एलपीजी मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपके पास में से देखने को मिलेगा, देखो दूसरा दे रखा है 1997-98 को करों की दरों में भारी कटौती के कारण साथियों इसको अपन क्या कहते हैं, ड्रीम बजट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, ड्रीम बजट इसको कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा इसको मैच करा दो, ये लो है इससे मैच करा दो। एक और बचता है 2000 के बारे में, तो साथियों इसको मिलेनियम बजट भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, याद रखना, इसको कहते हैं मिलेनियम बजट, ठीक है। ये 2-4 नाम याद रख लेना जिससे आपको याद रह जाए। नेक्स्ट बात करते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। देखो साथियों, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कौन सा सही है, यहाँ पर से दे रखा कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि साथियों धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है और उसमें संशोधित नहीं कर सकती, ठीक बात आती है। दूसरा दे रखा कि वित्त विधेयक 1 बता रखा है मेरे भाई, वित्त विधेयक के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 117(1) को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सदन का नाम आ गया तो बात गलत आ गई, तो आपको क्या याद रखना है, केवल लोकसभा, केवल लोकसभा याद रखना मेरे भाई, कौन सा, लोकसभा के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये बात गलत आती है, पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई कि अल्पकालीन पूंजी लाभ कर के संबंध में गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए होल्डिंग टाइम कितना निर्धारित किया गया है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा वो 12 माह देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, सभी सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मेरे भाई अल्पकाल के लिए जो होल्डिंग टाइम होता है वो 12 माह होता है। कितना माह होता है, 12 माह होता है। यहाँ पर से गैर सूचीबद्ध वित्तीय बारे में पूछा गया। अगर बात करें मेरे भाई यहाँ पर से जो देखो 12 माह नहीं, गैर सूचीबद्ध का थोड़ा अलग बताया। देखो गैर सूचीबद्ध का जो वित्तीय टाइम होता है वो तो इसका 24 माह होता है, 24 माह, ठीक है। अरे एक बात और याद रखना, जो सूचीबद्ध होता है कौन सा होता है मेरे भाई, सूचीबद्ध, याद रखना है इसको, सूचीबद्ध वित्तीय, सूचीबद्ध अपन बोल सकते हैं मेरे भाई कि जैसे सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो अल्पकालीन जो होल्डिंग समय होता है ये सूचीबद्ध के लिए आपको देखने को मिलेगा 12 माह वाला। तो यहाँ पर से इसका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा कि अर्थोपाय अग्रिम के संदर्भ में एसडीएफ के ब्याज दर सामान्यतः कितनी होती है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, इसको अपन क्या कहते हैं, एसडीएफ के बारे में बात करें तो मेरे भाई स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, राजकोषीय प्रतिभूतियों को बदले के लिए ज़्यादातर साथियों इस पर जो ब्याज दर होती है वो ब्याज दर रेपो रेट से 1% कम तक हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद के अनुदान मांगों के दौरान लाए जाने वाले कटौती प्रस्तावों का उनके अर्थों के साथ में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों, नीतिगत कटौती में आपको क्या देखने को मिलेगा, नीतिगत कटौती में मेरे भाई असहमति जताने के लिए साथियों मांग को 1 रुपया किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा लगाओगे मेरे भाई, यहाँ पर से 1 में दूसरा आ गया, अनुदान मांग को 1 रुपया घटा करना होता है। दूसरा बात करते हैं अर्थगत कटौती के बारे में बात करें तो अर्थगत कटौती में मेरे भाई अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसलिए साथियों की निश्चित राशि काटी जाती है, याद रखना है, ठीक है। तो ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं सांकेतिक कटौती के बारे में बात करते हैं। तो सांकेतिक कटौती में सरकार के दायित्वों के संबंध में मेरे भाई 100 रुपये काटे जाते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना, ये इससे मैच करा दो, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा देखा कि ICOR के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई तो पहला दे रखा कि ICOR जितना अधिक होगा अर्थव्यवस्था में उतनी ही अधिक कुशलता होगी, तो बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, याद रखना, तो IOCR अधिक होने का अर्थ है कि अधिक पूंजी लगाकर साथियों कम उत्पादन, जो अकुशलता को बताता है, तो ये बात गलत आती है।
दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि ICOR प्रति इकाई अधिक उत्पादन हेतु आवश्यक पूंजी को दर्शाता है और उसका कम होना अर्थव्यवस्था की कुशलता का प्रतीक है। ये बात एकदम ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं ICOR का राजकोषीय घाटे से कोई संबंध नहीं होता। ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? तो याद रखना, राजकोषीय घाटा बढ़ने से ग्राउंडिंग आउट इम्पैक्ट होता है, जिसमें से साथियों ICOR है वो प्रभावित होता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा देखिए ग्राउंडिंग आउट इम्पैक्ट के कारण साथियों देश में ICOR घटने लगता है। ये बात साथियों यहाँ पर से क्या हो जाता है, देखो बढ़ता है, घटता नहीं है, क्या होता है, बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि ई-वे बिल के वर्तमान नियमों के अनुसार माल को राज्य से बाहर बिक्री के लिए ले जाने पर यह कितनी राशि से अधिक के माल पर अनिवार्य है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, प्रारंभ में साथियों 50,000 रुपये से अधिक के माल को 10 किलोमीटर से बाहर ले जाने पर साथियों ई-वे बिल है वो जारी होता था। लेकिन अगर बात करें मेरे भाई तो वर्तमान में मेरे भाई 1 लाख रुपए से अधिक के माल को साथियों ई-वे भारी बिल के जारी होता है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कर लेंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो देखते हैं। 16वें वित्त आयोग के ने कर अंतरण का उधर्व हिस्सा 41% बनाए रखने के लिए सिफारिश की है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है यहाँ पर से, दूसरा दे रखा है कि 16वें वित्त आयोग के शुद्ध कर राजस्व वितरण में आय का अंतर का 12.45% है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं वन और पारिस्थितिकी के लिए 10% भारांक निर्धारित किया गया है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग ने 42% हिस्सेदारी की सिफारिश की थी, जिसे 16वें वित्त में 41% कर दिया गया है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से 15वें वित्त आयोग ने हिस्सेदारी मेरे भाई 42% की, जो 42% से घटाकर 41% कर दी गई थी, जिसमें से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें बनाए रखने का कारण आपको देखने को मिलता है। 16वें वित्त आयोग ने इसी को साथियों 41% बनाए रखने की सिफारिश की थी, याद रखना है। तो यहाँ पर से बात गलत आती है, तो पहला दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध कहाँ अपील की जाती है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कहाँ पर से अपील की जाती है, तो याद रखना ये है मेन रूप से अगर बात करें तो GST अधिनियम के तहत साथियों राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध केवल साथियों उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, केवल उच्च न्यायालय में आपको याद रखनी है, ठीक है। मेन रूप से अगर बात करें तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो केवल उच्च न्यायालय रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा देखा कि शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है, वो आपसे पूछा गया। तो शून्य आधारित बजट के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई शून्य आधारित बजट है ये साथियों 1987-88 से प्रारंभ होता है। कब से? 1987-88 में ये प्रारंभ होता है, याद रखना है। में प्रारंभ हुआ था, जिसके अंदर से बात करें तो बजट निर्माण का आधार शून्य होता है। मेन रूप से अगर बात करें तो संसद सरकार द्वारा रखी गई जो पुरानी और नई प्रकार की जो मांगों को साथियों मेन रूप से अगर बात करें तो उपयोगिता और प्रासंगिकता के नए सिरे से समीक्षा करनी होती है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला देखते हैं तो कर अपवंचन का कर संबंधी विवरणों में जानबूझकर गलत जानकारी देकर भुगतान से बचना जैसे गैर कानूनी अपराध है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो कर बचाव, कर कानूनों की कमियों का फायदा उठाकर कर देनदारियों को कम करना जो कि कानूनी रूप से अपराध नहीं है, ये बात ठीक आती है। दोनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया था, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो अच्छा सवाल है, तो याद रखना मेरे भाई। मेन रूप से अगर बात करें तो भारत में प्रथम वित्त आयोग का जो गठन है वो 1951 में किया गया था, जिसके अगर बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। कौन थे मेरे भाई? केसी नियोगी थे, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं एन.के. सिंह के बारे में। तो एन.के. सिंह है मेरे भाई, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं थे, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं सी.डी. देशमुख के बारे में। तो मेरे भाई सी.डी. देशमुख RBI के पहले गवर्नर थे, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं आर वेंकटरमन।
तो मेरे भाई याद रखना ये भी गलत आता है। गलत क्यों आता है मेरे भाई, याद रखना आर वेंकटरमन हैं, ये वित्त मंत्री रहे और बाद में राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों उनके द्वारा स्वयं बजट प्रस्तुत करने के कारणों का सही मिलान करना है। पहला दे रखा कि जवाहरलाल नेहरू 1958-59 के अंदर से बात करें तो मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर से क्या होता है कि टीटी कृष्णमाचारी के इस्तीफे के बाद में बजट प्रस्तुत किया था, तो ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं इंदिरा गांधी, तो मोरजी देसाई के इस्तीफे के कारण इन्होंने प्रस्तुत किया था, ये लो भाई। राजीव गांधी के बारे में अगर बात करें तो भाई वीपी सिंह को हटाए जाने के बाद में इन्होंने प्रस्तुत किया था, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय बजट के इतिहास में प्रधानमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और उनके द्वारा प्रस्तुत बजट कार्यों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया रखा है मेरे भाई, याद रखना। देखो साथियों, सबसे पहले कौन सा दरगा, सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख मेरे भाई आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे और बाद में वे वित्त मंत्री बने थे, तो यहाँ से ये मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं मनमोहन सिंह, तो मेरे भाई याद रखना मनमोहन सिंह ने 1991 में मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा अपोकल बजट प्रस्तुत किया था, जो सर्वाधिक मेरे भाई शब्द थे, जिसमें से 18,650 शब्द में पेश किया था, याद रखना है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई मोरारजी देसाई के बारे में बात करते हैं, तो मोरारजी देसाई ने साथियों सर्वाधिक 10 बार बजट प्रस्तुत किया था, याद रखना है, ये लो भाई। यशवंत सिन्हा के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई याद रखना यशवंत सिन्हा ने साथियों 1999 में बजट पेश करने का जो समय था वो 11 बजे किया था, 5 बजे से बदलकर 11 बजे कर दिया गया था, ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय बजट के ऐतिहासिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। बात करें देखो साथियों कौन कौन सा सही है। पहला दे रखा है 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है क्योंकि साथ में से भारी राजकोषीय घाटा था, ठीक बात आती है। 1997-98 को बजट को साथियों ड्रीम बजट कहा जाता है क्योंकि साथ में करों के दरों में भारी कटौती की थी, ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है। 2000 के केंद्रीय बजट को मिलेनियम बजट कहा जाता है क्योंकि साथियों इसमें से आईटी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया था, ये बात भी ठीक आती है। 1991 के बजट को साथियों एपोकल बजट कहा जाता है जिसमें से एलपीजी मॉडल की शुरुआत हुई थी, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं रेल बजट को सामान्य बजट से रेल बजट रखा गया मेरे भाई, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था और इसे पुनः किस वर्ष सामान्य बजट में मिला दिया गया था, वो आपसे पूछा गया है। देखो साथियों इसके बारे में अगर बात करें तो नाम आता है 1924 का। 1924 में साथियों एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को क्या कर दिया गया था, सामान्य बजट में अलग कर दिया जाता है, लेकिन बाद में समय बीतता है, बाद में अपने पास में से 2017 का समय आता है। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री नाम आता है अरुण जेटली जी द्वारा इसे पुनः सामान्य बजट में मिला दिया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई दूसरा दे रखा देखो साथियों, दो चार और बता देता हूँ उनके, जैसा एल के झा समिति है, तो एल के झा समिति मेरे भाई ये वेट से संबंधित है, याद रखना है, ठीक है। एक और बता देते हैं अपन, जैसे केलकर समिति के बारे में बात करें तो केलकर समिति है वो जीएसटी से संबंधित है, याद रखना है। एक और आता है मेरे भाई एन के सिंह समिति की बात करें मेरे भाई, एक आता है कौन सा FRBM एक्ट आता है, ठीक है, कौन सा आता है FRBM एक्ट की समीक्षा से संबंधित है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा है, ये वेट से संबंधित है और ये वाला किससे संबंधित है मेरे भाई, ये आपको जीएसटी से संबंधित आपको देखने को मिलेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कर से संबंधित शब्दावलियों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना है। इसके बारे में बात करते हैं, देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो देखते हैं। सबसे पहले आपके पास में से कौन सा दे रखा है, कर अपवंचन गैर कानूनी के बारे में बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर से देखने को मिलेगा, कौन सा देखने को मिलेगा, मेन रूप से अगर बात करें देखो इसकी नंबरिंग कर देता हूँ जिससे आपको सही रहेगा, 1 2 3 और इस 4, इस प्रकार से अपन देखते हैं। तो यहाँ पर से कर अपवंचन के बारे में अगर बात करें देखो साथियों, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा जानबूझकर गलत जानकारी देकर कर भुगतान से बचना, ये रहेगा मेरे भाई, ये इससे मैच कर दो। दूसरा बात करते हैं कर बचाव, तो कर बचाव के अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, कर कानूनों की कमियों का लाभ उठाकर देनदारी कम करना, ये बात भी ठीक आ जाता है, ये इससे मैच कर दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कर विवर्तन के बारे में बात करते हो, ऐसा देश जहाँ विदेशी निवेशकों के लिए कर की दरें बहुत कम हो या फिर शून्य हो, वो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं टैक्स हेवन के बारे में बात करते हैं। टैक्स हेवन नहीं थोड़ा सा इसमें से गलत कर दिया तो इसको वापस करते हैं फिर भाई। इसको अंदर से कर विवर्तन के बारे में बात करते हैं, तो देखो मेरे भाई कर चुकाने के दायित्व से किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित करना, ये होता है, ये लो भाई। एक आता है टैक्स हेवन, तो ये यहाँ से टैक्स हेवन इससे होता है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं
सिनटैक्स पूछा गया। सिनटैक्स और पेगवियन टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है, इसके बारे में अपन बात करें। देखो साथियों, कौन कौन सा दे रखा है। सिन कर उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं, जैसे शराब, तंबाकू, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं पेगवियन कर उन कार्यों पर लगाया जाता है जो नकारात्मक बाह्यताएं उत्पन्न करती हैं, बात पे ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो पेगवियन कर और सिन कर दोनों का उद्देश्य समाज के हानिकारक गतिविधियों का स्वच्छ करना है, ये बात भी यहाँ पर से सही आती है। तीनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है मेरे भाई कौन सा है कि एंटी डोपिंग शुल्क और काउंटर वेलिंग टैक्स के बीच में क्या अंतर है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से जो डोपिंग शुल्क तब लगता है जब कोई देश उत्पादक लागत से कम निर्यात करता है, और काउंटर वेटिंग टैक्स तब लगता है मेरे भाई जब आयातक देश विदेशी सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करना चाहता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पर से आपका कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर से अगर बात करें तो बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है मेरे भाई कि न्यूनतम वैकल्पिक कर के बारे में निम्नलिखित पर कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहले बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा यह मुख्यतः शून्य कर कंपनियों पर लगाया जाता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि शून्य कर कंपनियाँ वे हैं जिनका लेखांकन लाभ धनात्मक होता है लेकिन विभिन्न छूटों के कारण कर योग्य आय शून्य होती है, बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं वर्तमान में मेन रूप से अगर बात करें न्यूनतम वैकल्पिक कर का दर है वो 15% है, ये बात भी यहाँ पर से सही आती है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या फिर सेवाएं वर्तमान में वस्तु या फिर सेवा कर के दायरे में शामिल नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मेरे भाई, मेन रूप से अगर आपको देखने को मिलेगा वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, जैसे विद्युत आ गया, कौन सा आ गया, बिजली आ गया। बिजली पे कोई टैक्स थोड़ी लगता है, नहीं लगता ना, अभी वर्तमान में नहीं लग रहा। मादक पे शाम को शिशि पूजन करते हैं लोग, उन पर तो कोई टैक्स थोड़ी लगता है, मादक पेय पदार्थ आ गया। दूसरा बात करते हैं जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उन पर थोड़ी लगता है कुछ। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से मेन रूप से अगर आपका जो सही आंसर रहेगा वो सी रहेगा। विद्युत मादक पेय पदार्थ हो गए, पेट्रोलियम उत्पाद हो गए जिसमें कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस, इन पर साथियों अभी तक जीएसटी शामिल नहीं किया गया है, याद रखना। और सब पे टैक्स लगता है। मोबाइल फ़ोन लेने जाओगे तो भी टैक्स लगेगा। रेस्टोरेंट में जाओगे, जैसे रेस्टोरेंट में खाना करने जाओगे उसके पास में बिल लोगे तो एक तो CGST लगाओगे, SGST लगेगा, वो जुड़ता है। सिनेमा और मनोरंजन देखने जाओगे, मूवी देखने जाओगे, उस पर भी टैक्स लगता है। सारी चीज़ों पर टैक्स लगता है, एक ही बचता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा देखा कि FRBM एक्ट 2003 के प्रमुख उद्देश्यों और विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। देखते हैं मेरे भाई, सबसे पहले इसका उद्देश्य 2008-9 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक लाना है, ठीक बात आती है। इसके अनुसार केंद्र सरकार RBI से सीधे उधार नहीं लेगी सिवाय अर्थोपाय अग्रिम के तहत, ठीक है। यह अनिवार्य करता है कि बजट के साथ 3 अतिरिक्त विवरण जिसमें से नाम आता है MTFPS और ये सारे प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा दे रखा है कि 2012 के संशोधन में राजस्व घाटे के स्थान पर प्राथमिक घाटे को लक्षित किया गया है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है तो मेरे भाई याद रखना, 2012 के FRBM संशोधन में साथियों राजकोषीय घाटे के स्थान पर साथियों क्या प्रभावी घाटे को लक्षित किया गया है, याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना, न कि इसको प्राथमिक घाटे को लक्षित नहीं किया गया। किसको किया गया है तो याद रखना मेरे भाई, राजस्व घाटे के साथ में किसको किया गया है, प्रभावी राजस्व घाटे को किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर डी गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 के तहत अनुदानों का उनका सही अर्थ के साथ में मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें तो अनुपूरक अनुदान राशि, मेन रूप से अगर बात करें तो राशि कम पड़ने पर क्या होता है मेरे भाई, इसको भी दोबारा से मैं 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर है ये लगा देता हूँ। तो यहाँ पर से आपको देखने को मिला जब पूर्व में स्वीकृत राशि किसी कार्य के लिए अपर्याप्त सिद्ध होती है तो इसको ये ला भाई। दूसरा बात करते हैं अतिरिक्त अनुदान के बारे में। तो अतिरिक्त अनुदान नई सेवा के लिए आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। यहाँ पर से और बात करते हैं इसका जो सही आएगा, जब किसी नई सेवा या फिर योजना के लिए धन चाहिए तो इसका मूल बजट से उल्लेख नहीं किया गया, तो ये लो भाई।
दूसरा बात करते हैं अधिक अनुदान, तो आपको जब देखने को मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर से अधिक अनुदान आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से जब किसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय कर दिया गया तो उसको अपन कहते हैं, ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहले बात करते हैं मेरे भाई कि लेखानुदान का उपयोग बजट पारित होने तक अग्रिम व्यय के अनुमति के लिए होता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं प्रत्यानुदान के बारे में अगर बात करें तो देखो मेरे भाई प्रत्यानुदान आपको देखने को मिलेगा अप्रत्याशित आपातकालीन आवश्यकता के लिए दिया जाता है जहां व्यय का विवरण देना संभव नहीं होता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों दूसरा दे रखा कि अपवाह अनुदान, इसके अंदर से एक नियमित अनुदान है जो साथियों हर साल बजट के साथ में अनिवार्य रूप से पास किया जाता है, ये बात गलत आती है। इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों एक अपवाह अनुदान है मेरे भाई एक विशेष सेवा के लिए होता है जिसका मूल बजट से कोई संबंध नहीं होता है, याद रखना है, और यह नियमित और अनिवार्य अनुदान नहीं होता है, याद रखना है। तो आपका पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं संसद में प्रस्तुत होने वाले विभिन्न विधेयकों का उनके प्रावधानों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें लाला, देखो साथियों आपको देखने को मिलेगा धन विधेयक पूर्णतः आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, इसमें से केवल अनुच्छेद 110 के विषय होते हैं, राज्यसभा से अस्वीकार नहीं कर सकती, तो याद रखना ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, वित्त विधेयक दे रखा है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) में बताया गया है। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों वो आपको किस में देखने को मिलेगा, इसे अनुच्छेद 110 के अलावा सामान्य विषयों में भी होते हैं, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है पर राज्यसभा में संशोधन कर सकती है, बात ठीक आती है। लास्ट बताए वित्त विधेयक सेकंड के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 117(3) में बात करें तो इसे संचित निधि में से वेब के प्रावधान होते हैं जिसमें से मैन रूप से अगर बात करें तो अनुच्छेद 110 के विषय नहीं होंगे, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है, इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के कार्यकाल और योग्यता के संबंध में क्या सत्य है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना इसके बारे में अगर बात करें तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले उसको फॉलो किया जाएगा। इसके लिए साथियों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना अनिवार्य होता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि जीएसटी के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को सहूलियत देने के लिए लाई गई कंपोजिशन स्कीम के लिए सामान्य राज्यों का वार्षिक कारोबार की पात्रता सीमा क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना इसके अंदर से जो छोटे हैं उनके लिए साथियों आपको क्या देखने को मिलेगी, मेन रूप से अगर बात करते हैं तो कंपोजिशन स्कीम के तहत सामान्य राज्यों में साथियों सामान्य जो राज्य हैं उसमें से साथियों 1.5 करोड़ रुपए से कम वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों के लिए पात्र होंगे, याद रखना है। और जैसे पूर्वोत्तर राज्य हैं फिर पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए साथियों ये सीमा है वो आपको कितनी देखने को मिलेगी, 75 लाख, ठीक है, 75 लाख आपको देखने को मिलेगा। सेवा क्षेत्र में 50 लाख रुपए आपको देखने को मिलेंगे। तो मेन रूप से अगर बात करें तो आपका जो सही आंसर है वो याद रखना वो सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व के बीच शुद्ध कर राजस्व वितरण के लिए निर्धारित मानदंडों और उनके भारांक का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा आय का जो अंतर है वो 45% देखने को मिलेगा। ये लो भाई जनसंख्या 2011 के बारे में अगर बात करें तो 15% मिलेगी। ये लो भाई वन और पारिस्थितिकी के बारे में अगर बात करें तो 10% मिलेगा और कर और राजकोषीय प्रबंधन 2.5% देखने को मिलेगा और ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा कि FRBM अधिनियम के तहत संसद में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। बात करें इसके बारे में देखो साथियों पहला दे रखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट अर्थव्यवस्था की विकास दर और बाहरी क्षेत्र के संतुलन को दर्शाता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण अगले 3 वर्षों के लिए राजकोषीय और राजस्व घाटे के लक्ष्य को स्पष्ट करता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं देखो साथियों दूसरा दे रखा कि एक्सपेंडिचर प्रोफाइल केवल रक्षा बजट से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करता है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है तो याद रखना
एक्सपेंडिचर प्रोफाइल केवल साथियों रक्षा बजट नहीं बल्कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, योजनाओं जिसमें से जेंडर बजट हो गया, SC/ST आवंटन, सब्सिडी की समग्र जानकारी देता है। याद रखना है, केवल यहाँ पर से रक्षा बजट के बारे में बताया गया, बात गलत आती है। पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिटिश काल से चली आ रही शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा 1999 में किस वित्त मंत्री ने बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया था, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, नाम आता है यशवंत सिन्हा का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि अर्थोपाय अग्रिम की ब्याज दरों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले कौन सा दे रखा है, नॉर्मल WAM के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर से साथियों रेपो दर आपके पास में कितने में देखने को मिलेगी, रेपो दर के बराबर देखने को मिलेगी। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर से कौन सा आएगा, मैन रूप से आपको देखने को मिलेगा कितना, ये आपको 1% ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये लो भाई, एक रेपो रेट से 1% तक आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं OD ओवरड्राफ्ट के बारे में 2% तक आपको इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जुड़वा घाटा अर्थव्यवस्था की किस स्थिति को संदर्भित करता है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, जुड़वा घाटे के बारे में अगर बात करें, राजकोषीय घाटा और व्यापार घाटा जिसमें से चालू खाते आपको देखने को एक साथ होते हैं, तो इस स्थिति को अपने क्या कहते हैं मेरे भाई, जुड़वा घाटा कहते हैं। तो यहाँ पर से आपको बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट ये दे रखा है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था हिनार्थ प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। बात करें देखो साथियों इसके बारे में, पहला देखा, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूँ, देखो अब सही हो गए। पहला बात करते हैं, इसका अर्थ घाटे को पूरा करने के लिए साथियों RBI द्वारा नोट छापना और ऋण देना ठीक बात आती है। नए नोट छाप कर घाटे की पूर्ति करने की व्यवस्था 1997 में समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि इससे साथियों मुद्रास्फीति बढ़ती है, बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, वर्तमान में सरकार घाटे की पूर्ति के लिए RBI का अर्थोपाय अग्रिम के तहत ऋण लेती है, बात भी ठीक आती है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, 46 का सवाल दे रखा है। बात करें देखो साथियों, भारतीय बजट के इतिहास में समय के अनुसार सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा समय के अनुसार अगर सबसे बड़ा भाषण के बारे में अगर बात करें तो 2 घंटे 42 मिनट 2020 की बात आती है। तो वित्त मंत्री थी उस समय साथियों निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया था, याद रखना है। ये तो मेरे भाई यहाँ पर से आपका समय के अनुसार बताया गया है, ठीक है, ये समय के अनुसार पूछा गया। अगर बात करें मेरे भाई शब्दों के अनुसार, तो मेरे भाई याद रखना मनमोहन सिंह का आपको देखने को मिलेगा। शब्दों के अनुसार, शब्दों के अनुसार इनका आपको सबसे बड़ा देखने को मिलेगा। ये समय के अनुसार है, ये शब्दों के अनुसार है, याद रख लेना, ठीक है। शब्दों के अंदर से अगर बात करें तो मेरे भाई या इनके अंदर शब्द थे वो थे 18,650 शब्द, ठीक है। और समय था मेरे भाई ये आपको देखने को मिलेगा कितना, 2 घंटे 42 मिनट, कितना 2 घंटे 42 मिनट का समय आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, GST को लागू करने के लिए संसद द्वारा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, एक आता है 122वां संविधान संशोधन विधेयक आता है, वो संसद में प्रस्तुत किया गया था, जो पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में साथियों 101वां है ना, वो संविधान संशोधन बन गया था, जो 2016 में बना था मेरे भाई। याद रखना आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, मैन रूप से अगर बात करें तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो देखो और बात करें इसके बारे में, जैसे 122वां संविधान क्या था मेरे भाई, मैन रूप से अगर बात करें 122वां तो बिल था, ठीक है, अधिनियम नहीं था। 88वां बात करते हैं मेरे भाई, तो याद रखना 88वां संविधान संशोधन था, यह सेवा कर को केंद्र सूची में लाने के लिए संबंधित था, याद रखना है, ठीक है। और बाद में बात करें 115वां जो संविधान संशोधन था, ये साथियों 2011 में लाया गया था, बाद में उसके लैप्स हो गया था, समाप्त हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि एक अच्छी कर व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में न्याय संगति के 2 तत्वों का सही अर्थ क्या है, वो आपसे पूछा गया है। बात करें इसके बारे में साथियों, कर व्यवस्था के क्षैतिज समानता का अर्थ यह है कि समान आर्थिक स्थिति वाले लोगों पर समान कर लगाना चाहिए
और ऊर्ध्वाधर समानता का अर्थ यह है कि जो लोग अधिक संपन्न हैं, जो आय से अधिक हैं, वे अपनी क्षमता के अनुसार अधिक कर चुकाएं, जिसको अपन प्रगतिशील कर कह सकते हैं, याद रखना है। तो आपका यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि जीएसटी के अंतर्गत केंद्र और राज्य के कौन कौन से अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। अच्छा सवाल है। बात करें इसके बारे में साथियों, तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसी में साथियों केवल अप्रत्यक्ष कर है जिसमें से उत्पाद शुल्क, सेवा और वेट ही समाहित हैं, याद रखना है। इसमें से साथियों बात करें तो निगम कर और आयकर अप्रत्यक्ष कर है मेरे भाई, याद रखना है। यहाँ पर क्या है? प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जो इसमें शामिल नहीं किए गए तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा देखा कि अनुच्छेद 113 के अंतर्गत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की मुख्य विशेषता क्या है, वो आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई अनुच्छेद अपन पढ़ते हैं कौन सा? अनुच्छेद 113 वन के अंदर से बात करते हैं। अनुच्छेद 113 वन के अनुसार ये कहा गया कि भारत के संचित निधि पर भारित व्यय जैसे राष्ट्रपति, न्यायाधीश और केग के वेतन पर साथियों यहाँ पर से संसद में केवल चर्चा की जा सकती है, इस पर मतदान नहीं किया जा सकता है, याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा देखा कि FRBM अधिनियम के तहत संसद में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी शामिल होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं GDP की विकास दर और अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाएं, ठीक है। बाहरी क्षेत्र का संतुलन जैसे निर्यात, आयात, चालू खाता, घाटा, विदेश मुद्रा भंडारण, ये बात भी ठीक आती है। और बात करें देखो साथियों, मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में देश की जो समग्र आर्थिक स्थिति, GDP की विकास दर और बाहरी क्षेत्र का संतुलन आपको देखने को मिलता है। और अगले 3 वर्षों का लक्ष्य हो मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति पर विवरण आपको देखने को मिलेगा, याद रखना है, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं उधारी नीतियाँ, राजकोषीय नीति रणनीतिक विवरण आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर से ये बात गलत आएगी, ये गलत आता है, ठीक है। तो आपका पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 15वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कर लेंगे मेरे भाई, कौन कौन सा सही है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों, सबसे पहले कौन सा देखा कि 17 राज्यों का राजस्व घाटा समाप्त करने हेतु 2.9 लाख करोड़ रुपए का अनुदान की सिफारिश की गई है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित 8 विशिष्ट क्षेत्रों के लिए 1.13 लाख करोड़ रुपए की विशिष्ट अनुदान की सिफारिश की गई है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा दे रखा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया थे, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको नाम याद रखना है, NK सिंह थे, बोले तो नंद किशोर सिंह आपको यहाँ पर से देखने को मिलता है। और ये तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये बात गलत आती है। तो ये मेरे भाई दूसरा बात करते हैं। तो सामाजिक प्रशासन और पर्यटन क्षेत्रों हेतु राज्यों को 50,000 करोड़ रुपए की विशिष्ट अनुदान देने की अनुशंसा की गई है, ये बात गलत आती है, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको गलत कर दो। तो आपका पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर कौन सा लगाओगे? पहला दूसरा, दो ही सही है यहाँ पर से। तो एक मिनट को, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा अपन देखते हैं। देखो इसके अंदर से, चौथे के अंदर से बात करें तो यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा? सामाजिक प्रशासन और पर्यटन जैसे सूत्रों, ठीक है, ये बात ठीक है। तो पहला दूसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है। तो मेरे भाई यहाँ पर से आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 16वें वित्त आयोग की संरचना के अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य शामिल थे। निम्नलिखित में से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का सदस्य नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष में साथियों आयोग में 4 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आता है श्री अजय नारायण झा, दूसरा बात करें तो श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, तीसरा बात करें डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष आपको देखने को मिलेगा, और एक आता है डॉक्टर सौम्य क्रांति घोष आपको देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई श्री अशोक लाहिड़ी। तो मेरे भाई ये 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे, याद रखना। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं आपदा प्रबंधन के तहत सहायता अनुदान के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्त पोषण का साझा पैटर्न क्या निर्धारित किया गया है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य का जो पैटर्न है वो पूर्वी हिमालय राज्यों के अंदर से अगर बात करें तो साथियों 90 देश का देखने को मिलता है, और अन्य जो सामान्य राज्यों उसमें से 75-25 का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पूंजी लाभ कर के अंतर्गत 2025-26 में प्रस्तावित कर की नई दरों का सही मिलान करना है। पहला देखते हैं कि
अल्पकालीन पूंजी लाभ कर, तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना परसेंट देखने को मिलेगा, 20% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से ये मैच कर दो। दूसरा बात करते हैं दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर, दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर के बारे में अगर बात करें तो 12.5% देखने को मिलेगा। सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों का होल्डिंग टाइम, तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से 12 माह। और दूसरा बात करते हैं गैर सूचीबद्ध जो वित्तीय परिसंपत्तियों का जो होल्डिंग टाइम वो 24 माह रहेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक अच्छी कर व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। बात करें देखो साथियों कौन कौन सा सही है। क्षैतिज समानता का अर्थ है कि आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न व्यक्तियों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक कर दिया जाए, ये बात गलत आती है। ठीक है, गलत क्यों आती है, तो ये भाई उल्टा कहा गया है। क्षैतिज के बारे में बात करें तो जो क्षैतिज समानता का अर्थ है कि सामान्य जो स्थिति होती है उसमें व्यक्तियों द्वारा समान कर लेना चाहिए, संपन्न व्यक्तियों से अधिक कर लेना चाहिए मेरे भाई, ये ऊर्ध्वाधर आपको देखने को मिलता है, ऊर्ध्वाधर समानता, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं लचीलापन का अर्थ है कि कर प्रणाली में आवश्यकता पड़ने पर समयानुसार संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं दक्षता का अर्थ है कि कर व्यवस्था अर्थव्यवस्था की बचत और निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना उगाई जाए, ये बात ठीक आती है। दूसरा और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय बजट इतिहास के ऐतिहासिक तथ्यों और उनके संबंधित वित्त मंत्रियों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे लंबा बजट भाषण है मेरे भाई, शब्दों में बात करें तो 18,650 है, तो मनमोहन सिंह का नाम ले देना, ये लो भाई। सबसे लंबा बजट भाषण समय के अनुसार 2 घंटा 42 मिनट, तो मेरे भाई निर्मला सीतारमण जी का ले देना। सबसे छोटा भाषण के बारे में अगर बात करें बजट भाषण, तो किसके बारे में बताओगे मेरे भाई, यहाँ पर से देखो नाम आता है हीरू भाई मूलजी भाई पटेल, तो ये लो भाई यहाँ पर से ये मैच करा दो। अपने जन्म दिवस 19 फरवरी को 2 बार बजट प्रस्तुत किया, मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, याद रखना है। थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, जैसे आपको इनको बता देता हूँ कि कब कब प्रस्तुत किया गया था, ये भी पूछ सकती है आपसे आरपीएससी। तो ये मेरे भाई 1991 में प्रस्तुत किया गया, ये 2020 में प्रस्तुत किया गया, और इनके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 1997 में प्रस्तुत किया गया, ये लो भाई। और एक और याद रखना, ये मोरारजी देसाई के द्वारा 1964 और एक 1968 में प्रस्तुत किया गया था, ये भी याद रख लेना है। तो यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की समीक्षा के लिए 2016 में गठित एन.के. सिंह समिति ने ऋण जीडीपी अनुपात का संयुक्त लक्ष्य कितना निर्धारित करने की सिफारिश की थी, वो आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना एन.के. सिंह समिति ने वित्तीय वर्ष 2023 की बात आती है। 2023 में अगर बात करें तो मेरे भाई मेन रूप से आपको क्या देखने को मिलेगा, 2023 तक साथियों 60% ऋण जीडीपी अनुपात में संयुक्त लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से केंद्र के लिए साथियों 40%, राज्यों के साथियों 20% निर्धारित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक नज़र में दिए गए घाटों का अनुमानों के साथ में सही मिलान करना है। 2027-28 के बारे में पूछा गया। अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों आपको क्या देखने को मिलेगा, राजकोषीय घाटा 4.3, ये लो भाई। राजस्व घाटा के बारे में अगर बात करें तो 1.5 लगा देना, ये लो भाई। प्राथमिक घाटा बात करें तो मेरे भाई 0.07 लगा देना, और प्रभावी राजस्व घाटा मेरे भाई 0 लगा देना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया का सही कालक्रम आपसे पूछा गया है मेरे भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप। ठीक है, बात करें इसके बारे में साथियों, देखो साथियों बजट प्रक्रिया के 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं मेरे भाई, चरण भी याद रखना है। चरण 6 होते हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर बात करें तो प्रस्तुतिकरण होता है। 1 नंबर पर प्रस्तुतिकरण आ गया, ये आ गया। दूसरा बात करें मेरे भाई इस पर क्या होती है, सामान्य बहस होती है। तो ये दूसरा आपके पास में से कौन सा देखने को मिलेगा, दूसरा आपके पास में से देखने को मिल जाएगा यहाँ पर से। तो यहाँ पर से सबसे पहले बजट प्रस्तुतिकरण हो गया, फिर बाद में बजट पर क्या होती है मेरे भाई, सामान्य बहस होती है। ये लो भाई दूसरे नंबर का ये आ गया। तो 2-1-2-1 वाला ये आ गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 ऑप्शन बचे अपने पास में से। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट अपने पास में से देखने को मिलेगा विभागीय समितियों द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई, ये आपके पास में से ये वाला जाएगा, चौथे वाला। 2-1-4 2-1-4 बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, 2-1-4 आपका ऑप्शन नंबर 1 बैठ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा अनुदानों की मांग पर मतदान होता है। फिर विनियोग विधेयक आपके अंत में देखने को मिल जाता है, याद रखना है। बाद में इसको पारित देखने को मिल जाता है लास्ट में, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा तरीका कि जीएसटी 2.0 के नई विशेष दर
40% निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर लागू की होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से सबसे पहले जो लग्जरी वस्तुएं और निजी विमान है उन पर लागू होती है, ठीक बात आती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं 1200 सीसी से ऊपर की पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से ऊपर की डीजल कारों पर लगता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं नवीनीकरण ऊर्जा उपकरण इन पर नहीं लगता है, याद रखना है। बात करें साथियों नवीनीकरण ऊर्जा उपकरण पर और कलपुर्जों पर साथियों मेन रूप से अगर बात करें तो यहाँ पर से 5% ही लगता है इसमें। ठीक है, दूसरा बात करते हैं जैसे अपने पास में से पान मसाला तंबाकू उत्पादन शुगर एडेड ड्रिंक्स इन पर साथियों भी लगता है। तो आपका पहला दूसरा और चौथा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय बजट प्रक्रिया में हलवा सेरेमनी, याद रखना मेरे भाई कौन सा, हलवा सेरेमनी किस बात का प्रतीक मानी जाती है, वो आपसे पूछा गया। तो बात करें मेरे भाई हलवा सेरेमनी 1950 की बात आती है। 1950 के बजट लीक कांड के बाद में शुरू होती है, बजट निर्माण के अंतिम चरण का प्रतीक है, याद रखना है। इसके बाद में संबंधित अधिकारी है वो नॉर्थ ब्लॉक और लॉक इन हो जाते हैं, याद रखना है, जिसमें से बजट की पूर्णता गोपनीयता बनी रहती है, याद रखना है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी लगा लो। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा कि भारत के उन मुख्यमंत्रियों की पहचान कीजिए जो आगे चलकर देश के वित्त मंत्री बने, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सा, जो मोरारजी देसाई हैं बॉम्बे स्टेट के आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा बात करते हैं चरण सिंह यूपी के आपको देखने को मिलेगा, वीपी सिंह यूपी के पहले आपको याद रखना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में अगर बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे, याद रखना, वो केवल क्या थे, आरबीआई के गवर्नर रहे, बाद में साथियों प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो यहाँ पर से चौथे वाला काट दो, पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित घाटे की अवधारणाओं पर विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है, इसके बारे में अपन बात कर देखो साथियों कौन कौन सा सही है। मुद्रीकृत घाटा वह घाटा जिसमें से पूर्ति आरबीआई द्वारा नए नोट छापकर या ऋण देकर की जाती है, बात ठीक आती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं तो क्रियात्मक घाटा निकालने के लिए राजकोषीय घाटे में से मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त कर जाता है, ये बात भी ठीक आती है, पहला दूसरा सही है। तीसरा अगर बात करते हो तो क्रियात्मक घाटा हमेशा मुद्रीकृत घाटे से अधिक होता है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से गलत ये है, पहला दूसरा सही है। ठीक है, तो दूसरा आपके पास में से तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दर की कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के लिए वार्षिक टर्नओवर की पात्रता सीमा क्या कितनी रखी गई है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा जीएसटी की जो कंपोजिशन स्कीम में सामान्य उद्यमों के लिए साथियों 1.5 करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ से बात करें तो 75 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 50 लाख रुपए आपको देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना, सेवा क्षेत्र के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट बात करते हैं बजट 2026-27 के अनुसार आयकर नियमों के किए गए नए प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल दिया गया है। इसके बारे में अपन बात करें देखो साथियों, यदि कुल आय 5 लाख रुपए तक है और रिटर्न 31 दिसंबर के बाद दाखिल किया जाता है तो लेट फीस 5,000 रुपये लगेगी, ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, तो जो फीस है लेट फीस है वो 5 लाख रुपये नहीं लगती, सॉरी 5,000 रुपये नहीं लगती, कितनी लगती है मेरे भाई, 1,000 रुपये लगती है, 1,000 लगती है मेरे भाई। और याद रखना मेरे भाई जो 5,000 रुपये हैं वो 5 लाख से अधिक आय होने पर होगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं बजट में लाभांश और म्यूचुअल फंड की आय में से ब्याज खर्चों की छूट को समाप्त कर जाता है, बात ठीक है। करदाता रिटर्न में गलती होने पर 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, ये बात भी ठीक है, दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं जीएसटी परिषद द्वारा हाल ही में किए गए निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस जीएसटी में पूर्णतः 0% बोले तो मुफ्त कर दिया गया है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा जो जीएसटी 2.0 की जो नए दरों के बारे में अगर बात करें 2027 के बारे में, तो कैंसर व दुर्लभ बीमारियों की 3 दवाएं और 33 जीवन रक्षक दवाओं को साथियों पूर्ण रूप से कर मुक्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, मेन रूप से अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे एयर कंडीशनर और 32 इंच से ऊपर के टीवी हैं, तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, इन पर 18% टैक्स लगेगा। दूसरा बात करते हैं नवीनीकरण के बारे में बात करें तो मेरे भाई 5% देखने को मिलेगा। ठीक है, और बात करें जैसे टायर ट्यूब है इन पर भी 5% देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दर का मेरे भाई एक्सपेंडिचर प्रोफाइल
के तहत क्षेत्रीय आवंटन में विशेष रूप से किस क्षेत्र के लिए संसाधन आवंटन का विवरण अनिवार्य कर दिया गया है जाता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल में योजनागत वे जेंडर बजट SC/ST आवंटन सब्सिडी के अलावा जो पूर्वोत्तर राज्यों में साथियों के लिए विशेष संसाधन आवंटित जारी कर आपको देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 16वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के बीच शुद्ध कर राजस्व वितरण में विभिन्न मानदंडों के भारांक का प्रतिशत का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कौन सा आएगा, मेन रूप से आय का जो अंतर है वो 45% देखने को मिलेगा। ये लो भाई। जनसांख्यिकी प्रदर्शन के बारे में बात करें तो मेरे भाई 12.5% है। क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 15% देखने को मिलेगा। कर राज्य को से 2.5% देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में से सबसे अधिक हिस्सा किस राज्य का है और वह कितना है, वो आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 15वें वित्त आयोग या फिर 16वें वित्त आयोग के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो करों के ऊर्ध्वाधर हिस्सों में सबसे अधिक प्राप्त करता है वो उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, जिसकी हिस्सेदारी है वो 17.9% देखने को मिलती है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है। बात करें बिहार का सबसे कम हिस्सा देखने को मिलेगा। ठीक है। राजस्थान के बारे में अगर बात करें तो 6.2 है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजकोषीय परिषद के गठन की सिफारिश सबसे पहले किस वित्त आयोग द्वारा की गई थी, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से राजकोषीय परिषद की मांग सर्वप्रथम 13वें वित्त आयोग के द्वारा की गई थी, जिसके बाद 14वें वित्त आयोग और NK सिंह समिति की इसका समर्थन किया था, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक सेकंड बारे में पूछा गया। तो अनुच्छेद 173(3) के संबंध में संसद के दोनों सदनों की शक्तियों की तुलना करते हुए गलत कथन का चयन करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। बात करें इसके बारे में, देखो साथियों सबसे पहले आपके पास में दे रखा कि धन विधेयक पर राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक लगा सकती है, जबकि वित्त विधेयक सेकंड पर साथियों ऐसी कोई सीमा नहीं है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि वित्त विधेयक सेकंड के बारे में बात करते हैं मेरे भाई किसी भी संसद में पेश किया जाता है। ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं धन विधेयक गतिरोधक होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक सेकंड पर साथियों संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 पर असहमति की स्थिति में साथियों राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, याद रखना है। जबकि साथियों वित्त विधेयक सेकंड जो अनुच्छेद 173(3) पर साथियों गतिरोध उत्पन्न होने पर क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति हैं वो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जो अनुच्छेद 108 में बुला सकते हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। देखो साथियों सबसे पहले अपन देखते हैं कौन कौन सा सही है वो देखते हैं। गलत कथन है उसके बारे में पूछा गया है, सही कथन पूछा गया। पहला देखते हैं। देखो साथियों प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील प्रकृति के होते हैं, जिसमें से आर्थिक असमानता कम होती है। ये बात यहाँ पर से देखो मेरे भाई सही आती है। दूसरा बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष करों का कराधान और कर का भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। ये बात गलत आती है। अप्रत्यक्ष करों का कराधान और कर का भार अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, याद रखना। जैसे उपभोक्ता उत्पादक से उपभोक्ता आपको देखने को मिलता है, ये बात गलत आती है। अप्रत्यक्ष करों का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि ये समाज में सभी वर्गों में प्रभावित करते हैं, बात ठीक है। पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय बजट प्रक्रिया के इतिहास में 2017 में प्रमुख प्रशासकीय सुधारों में क्या क्या शामिल है था, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना। देखो साथियों कौन कौन सा था, रेल बजट का सामान्य बजट में विलय कर दिया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो बजट प्रस्तुत करने की तारीख है वो 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी गई थी, ये बात गलत आती है। ठीक है, नहीं 1 फरवरी की ये बात ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरा बात करते हैं बजट प्रस्तुत करने का समय है वो 5 बजे से 11 बजे तक कर दिया गया था, ये बात गलत आती है। 2017 की बात नहीं है, 2000 कब की बात है, इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि 2017 के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या किया, रेल बजट को इसमें विलय कर दिया गया और तारीख को 1 फरवरी कर दिया गया था, याद रखना है। लेकिन जो परिवर्तन का जो समय हुआ था यशवंत सिन्हा के समय द्वारा किया गया था, 1999 का समय था, उस समय किया गया था, थोड़ा याद रखना है। तो पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा कौन सा दे रखा है। दूसरा दे रखा है मेरे भाई कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर के संदर्भ में वर्तमान में लागू दरों पर विचार करें। नई विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियां
और जिनका वार्षिक कारोबार 400 करोड़ रुपए से अधिक है उनका निगम कर की दर कितनी निर्धारित की गई है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी। मेन रूप से अगर बात करें तो सरकार ने वह नई विनिर्माण कंपनियों में अक्टूबर 2019 के बाद जो पंजीकृत हुई हैं उनके लिए साथियों निगम कर है उसकी दर है मेरे भाई घटाकर कितना कर दिया गया, 15% कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ये थे मेरे भाई आपका यहाँ पर से इंडियन इकोनॉमी के 75 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि साथियों पहले अपन PSI में जो भी टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करेंगे, बाद में साथियों जो RS वाले बचते हैं उनको अपन कंप्लीट करेंगे। और जो आपकी आर्थिक समीक्षा की 75 वाले MCQs वाली प्रत्येक अध्याय की जो क्लास चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, नो टेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।